दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। 1985 में आई फिल्म आखिर क्यों का ये गाना आज भी बड़ा मशहूर है। लोग इसे सुनते हैं, मीम जगत में भी इसका अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में भी ये गाया सुना जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है। कैसे, हम बताते हैं। राजदूत के दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि इन दिनों भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगा दिया है, 25 टैरिफ है, 25 पेनल्टी तो 50, तब से लगातार दोनों देशों के बीच अनबन बन रही है, बढ़ रही है। भारत चीन और रूस के ज़्यादा करीब जाता दिखा बीच में। इससे अमेरिका और ख़ासतौर पर ट्रंप और ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फ़ोन कर बधाई भी दी। शायद ट्रंप अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए थोड़े और एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले यानी 16 को ये बधाई दे दी। अब प्रधानमंत्री तक बधाई पहुंची तो एक उम्मीद सी जगी कि शायद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हों। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बधाई पर धन्यवाद भी दिया। कुछ और पोस्ट में भी हमने इन दोनों नेताओं को इंगेज करते हुए देखा। कोट, रिप्लाई पोस्ट, रीट्वीट, इन सारी चीज़ों में जो औपचारिकताएं होती हैं सोशल मीडिया की, लगा कि भारत और अमेरिका के बीच धीरे धीरे बात बन सकती है जब लीडर्स पब्लिकली इस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया से बाहर, उससे तो कतई नहीं लगा कि दोनों नेताओं के बीच जब सोशल मीडिया पर सौजन्य नजर आ रहा था तब दोनों देशों के संबंध सुधर भी रहे थे। 18 सितंबर को अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबंधों में चाबहार पोर्ट को भी शामिल कर लिया। अब यहां ऑपरेट करने वालों को यानी इंडियन इंटरेस्ट्स को अमेरिकी सैंक्शंस की मार झेलनी पड़ेगी। ईरान पर प्रतिबंध पहले भी थे, लेकिन पहले चाबहार में भारतीय हितों को छूट मिली हुई थी सैंक्शन से। 19 सितंबर को ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख कर दी, यानी भारतीय रुपए में लगभग 88 लाख। ये वो फीस होती है जो प्रायः नौकरी देने वाली कंपनी देती है, स्पॉन्सर करते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि फलाने कॉलेज से पढ़े छात्र को अमेरिका में 1 करोड़ की नौकरी मिली। ऐसे मामलों में कंपनी वीज़ा को भी स्पॉन्सर करती थी। सोचने वाली बात है कि कितनी कंपनियां हैं यूएस में भी जो 88 लाख इंडियन रुपीस या फिर $1 लाख देकर वीज़ा स्पॉन्सर करना चाहेंगी। H-1B वीज़ा पाने वाले 70% से ज़्यादा भारतीय होते हैं, यानी सीधे तौर पर इस नियम का असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा, हिंदुस्तानियों पर। इन दो घटनाओं से पहले 17 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हो गया। दर्शक जानते हैं कि समझौते के पीछे अमेरिका ने भी ऊर्जा खर्च की है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा सहयोग नई बात नहीं है, लेकिन वो ट्रंप ही हैं जो लगातार इस बात को हवा दे रहे हैं कि मध्य पूर्व से अमेरिकी फौज वापस लौटे और इसकी जगह पाकिस्तान की फौज को रखा जाए। जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में समझौता हो रहा था, उसी दिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भी हैं, अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुखिया एडमिरल ब्रैड कूपर से मिले। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कतर में है। मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों का ध्यान यहीं से रखा जाता है, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनका वहाँ। तो 3 दिन में अमेरिका ने 3 ऐसे काम किए या करवाए जिससे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। इन 3 कदमों में सबसे गंभीर H-1B वीज़ा की फीस बढ़ना ही है। मागा की तरफ से बहुत पहले से मांग उठ रही थी कि वीज़ा ख़त्म किया जाए ताकि अमेरिकी कंपनियां सस्ते दामों में विदेश और ख़ास तौर पर भारत से काम करने वालों को हायर करना बंद करें। ये नौकरियां अमेरिकियों को मिल जाएं। फिर अब ट्रंप ने ये मांग सुन ली है और H-1B वीज़ा पर प्रहार कर दिया। इससे न केवल भारत के लड़के लड़कियों के लिए अमेरिकन ड्रीम और दूर हो जाएगा, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब भारत से गए लोग अमेरिका में काम करते हैं तो अपने घरों पर डॉलर्स भेजते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। इन फैसलों से इतर ट्रंप और भी मोर्चों पर भारत को घेरने में लगे हुए हैं। जैसे 15 सितंबर को उन्होंने 23 देशों की एक फेहरिस्त तैयार की। ये उन देशों की लिस्ट थी जो ड्रग तस्करी करने या उसके लिए रॉ मटेरियल जुटाते हैं। इस लिस्ट में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत का नाम भी शामिल हो गया है। बाकी ट्रंप पिछले कई दिनों से आप जानती हैं EU और नेटो के सदस्य देशों पर भारत पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप भारत को किस तरह घेर रहे हैं और H-1B वीज़ा पर पड़ी मार का असर हिंदुस्तान पर कैसे पड़ेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
सबसे पहले H1B वीज़ा की बात कर लेते हैं। 1990 के दशक में पहली बार इस वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया गया इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 के तहत। जॉर्ज H.W. बुश, उनका कार्यकाल जब चल रहा था, बुश सीनियर। आइडिया ये था कि अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के सबसे अच्छे टैलेंट को हायर कर सकें, लेकिन इसके लिए जेब उतनी भी ढीली न करनी पड़े कि कंपनी ही बंद हो जाए। जो अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट थे और अमेरिका की जो यूनियंस थी, उनके बीच में बहुत लंबा क्लैश चल रहा था। उसके बाद जाकर ये बीच का रास्ता निकाला गया कि टैलेंट कुछ बाहर से हायर कर लिया जाएगा। इस काम में ये प्रोग्राम बम्पर तरीके से सफल हुआ। एक से बढ़कर एक लोग अमेरिका पहुंचे। बड़ी बड़ी कंपनियों की बागडोर इन्होंने संभाली है। हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। 1990 के दशक में यूएस गए। H1B वीज़ा की वजह से वो वहाँ रह पाए, अच्छा काम किया, तो 1994 में उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया, परमानेंट रेजिडेंट हो गए। कई साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और फिर सीईओ भी बने, मेहनत से बने। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, खड़गपुर आईआईटी से पढ़ाई की, फिर अमेरिका पहुंचे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, नौकरी शुरू की, H1B वीज़ा लिया। ज्योति बंसल जो ऐप डायनामिक्स के संस्थापक हैं, उन्होंने भी साल 2000 में ये वीज़ा लिया था। एरिक युआन जो जूम के संस्थापक हैं, वो भी H1B वीज़ा से अमेरिका पहुंचे थे। उनका वीज़ा तो कुछ एक बार रिजेक्ट भी हुआ था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अप्लाई करते रहे, अंततः यूएस पहुंच गए। ये हमने कुछ बहुत बड़े और जाने माने नाम आपको बताए हैं। एलन मस्क H1B से गए थे, हम ये कई बार आपको बता चुके हैं। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने इस वीज़ा का फ़ायदा लिया है। अमेरिका को भी इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। उसकी कंपनियां एक्सपांड हुई, ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया कम सैलरी देके, तो अमेरिका की सरकार को ज़्यादा टैक्स मिला। फिर जो वहाँ HNI बने, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बने, उन्होंने यूएस में घर लिए, अपने बच्चे वहाँ पे पढ़ाए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया है, नौकरियाँ भी पैदा की हैं। ये तर्क फालतू है कि H1B से जो लोग जाते हैं वहाँ पे वो सैलरी सिर्फ कम ही करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो दूसरे लोगों को नौकरी पे रख भी रहे हैं। हमने कुछ नाम आपको यहाँ पे गिनवा भी दिए। हिंदुस्तान को भी बहुत फायदे हुए हैं। दो बड़े फायदे हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स या जो दूसरे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स भी जाते हैं बाय द वे H1B से, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा या रेमिटेंस हिंदुस्तान भेजते हैं, स्पेशली जिनकी परिवार की कोई शाखा भारत में भी है। भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यूएस से ही आता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि रेमिटेंस और भी देशों से आते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले लोग भी भेजते हैं, चीन में रहने वाले लोग भी भेजते हैं, सऊदी में रहने वाले लोग भी भेजते हैं, लेकिन अमेरिकी रेमिटेंस डॉलर्स में होती है, इंटरनेशनल करेंसी है। इंडिविजुअल परिवार को तो आर्थिक मदद मिल ही जाती है, देश का भी फायदा होता है। नंबर 2, H1B वीज़ा पर ज़्यादातर भारतीय आईटी सर्विस कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो अपने कर्मचारियों को यूएस भेजती हैं। उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, भारत का आईटी सेक्टर और मजबूत होता है, लोग वहाँ से नया काम सीख कर आते हैं, बड़ा उनको एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। फिर भारत आकर ये लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं। इससे भारत का टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम आगे बढ़ता है। इसलिए जब 20 तारीख को ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि अब H1B वीज़ा पर $1 लाख लग जाएंगे, तो भारत में हड़कंप मचा। इस ऐलान के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा हुआ कि क्या मौजूदा H1B वीज़ा वालों को भी ये पैसा देना पड़ेगा या सिर्फ नए एप्लीकेशंस में ये फैसला लगेगा। जो लॉटरी निकलती है हर साल, सिर्फ उस पर लगेगा या जिनका नाम पहले निकल चुका है उनको भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो हर साल कितना लगेगा या वन टाइम होगा, इस तरह के लोगों के सवाल थे। ऊपर से ट्रंप ने इस नियम को लागू करने के लिए डेडलाइन भी एक दिन बाद ही रखी, यानी 21 सितंबर। ऐसे में अमेरिका से अपने घर भारत में छुट्टी मनाने जो लोग आए थे या किसी काम से आए थे, किसी की तबीयत खराब है, वो भी सोच में पड़ गए कि हम ये इतना पैसा तो दे नहीं पाएंगे। साफ साफ घोषणा हुई नहीं थी। फिर एयरपोर्ट पर यूएस जाने वालों की लाइन लग गई, टिकट की कालाबाजारी तक हुई। ये सब नज़ारा देखकर मागा का एक धड़ा बड़ा खुश हो रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जा रही थी, सोचिए हमारे पैनिक का इस तरह मजाक बनाया गया यूएस में। जब ये सब ज़्यादा ही बढ़ गया तो व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ सफाई भी आई। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अपने एक एक्स पोस्ट में बताया, ये कोई एनुअल फीस नहीं होगी, सालाना फीस नहीं होगी, एक बार ली जाने वाली फीस है जो आवेदन करते समय लगेगी जब आप लॉटरी के लिए डालते हो। जिनके पास पहले से H1B वीज़ा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे देश में दोबारा आने पर $1 लाख नहीं लिए जाएंगे। ये वीज़ा धारक पहले की तरह देश से बाहर जाकर वापस आ सकते हैं। इस पर ट्रंप के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम सिर्फ नए वीज़ा पर लागू होगा, पुराने वीज़ा के नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर असर नहीं होगा। इस सफाई के बावजूद भारत और भारत से यूएस जाने वाले लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अमेरिका जाने के लिए 90 लाख रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा। यानी पहले किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा, फिर वहां काम करने के लिए 90 लाख का खर्चा अलग से।
अमूमन मिडिल क्लास के लोग ही अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का ख्वाब देख पाते हैं। इतने पैसे उनके पास भी कहाँ रहते हैं। ट्रंप सरकार हर चीज़ों को पैसे से तौलती है। तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ महीने पहले गोल्डन वीज़ा लाने का ऐलान किया था। इस वीज़ा से अमेरिका में एंट्री बिल्कुल आसान हो चुकी है। H-1B वीज़ा के तहत लंबा इंतजार यहाँ नहीं करना पड़ता है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। गोल्डन वीज़ा के लिए करना क्या है, $1 मिलियन आपको देना है, लगभग 9 करोड़ रुपए। इतना पैसा देकर आदमी अमेरिका में करेगा क्या, आप खुद कंसिडर कीजिए। मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है, लोन लेंगे, या अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो 9 करोड़ रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि वो उस पैसे से कोई इंडिया में ही धंधा शुरू कर लें, बच्चा कम से कम घर के पास तो रहेगा। खैर, भारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। H-1B का जो नया नियम आया है ये तय है। ज्यादातर जानकार यही आशंका जता रहे हैं, लेकिन नीति आयोग के निदेशक रह चुके अमिताभ कांत कुछ अलग ही राय रख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिख दिया, इस फैसले से अमेरिका के इनोवेशन में रुकावट आएगी और भारत के लिए तेजी आएगी। ग्लोबल टैलेंट के लिए दरवाजे बंद करके अमेरिका लैब्स, पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की तरफ धकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और इनोवेटर अब भारत की प्रगति और विकास की दिशा में योगदान देने का मौका पाएंगे। अमेरिका का नुकसान, भारत का फायदा बनेगा। ये अमिताभ कांत की राय थी। अमिताभ कांत से इतर भी कई लोगों ने ट्रंप के इस फैसले में भारत के लिए मौका खोज लिया, इसे मास्टर स्ट्रोक बताया है किसी और का। अब सार्थक चर्चा का उसूल यही है कि बहस में हर तर्क को जगह दी जानी चाहिए, इसलिए हमने कांत की बात भी आपको बताई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका में ऐसे कितने एनआरआई हैं जो सफलता के चरम पर हैं और वो इनोवेशन के लिए इंडिया लौटना चाहते हैं। याद कीजिए, कोविड के वक्त जब चीन में जीरो कोविड पॉलिसी आई तो ग्लोबल सप्लाई चेन लड़खड़ा गई। कंपनियों ने स्वीकार किया कि उन्हें एकमुश्त निवेश चीन में नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि चीन में इतना ही सब लगा दो कि अगर चीन में कोई दिक्कत आए तो कारोबार ही ठप हो जाए। तब चाइना प्लस वन की बात हो, यानी चीन मैन्युफैक्चरिंग का मक्का बना रहे, लेकिन उसके साथ एक और देश में आप निवेश करके रखिए। लंबे लंबे आर्टिकल लिखे गए कि अब कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेट कर भारत आ जाएंगी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन जाएगा, फलाना ठिकाना। इस चर्चा को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए। चाइना प्लस वन से जो लहर उठी थी उसका असली फायदा वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज को हुआ। कुछ फायदा इंडिया को भी हुआ, लेकिन वो वियतनाम या थाईलैंड से तुलना करने पर कम ही नजर आएगा आपको, बहुत कम। अमेरिका में इनोवेशन H-1B से नहीं आया था, ये हमें समझना पड़ेगा। वहां इनोवेशन के लिए इकोसिस्टम है, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और सरकार मिलकर नई तकनीक पर काम करती हैं। H-1B से उन्हें सिर्फ टैलेंट मिलता है जिसको वो अपने इकोसिस्टम में करते हैं प्लग, तब जाकर एक नया प्रोडक्ट उनके यहाँ पे आकार लेता है। अगर भारत की प्रतिभा भारत से बाहर जा ही ना पाए, उतने भर से भारत में माइक्रोसॉफ्ट खड़ा नहीं होगा। अगर सत्या नडेला अपनी टीम लेकर बैंगलोर में मकान किराए पर ले लेंगे तब भी नहीं होगा। हमें उन्हें वो मौके भी देने होंगे, पॉलिसी सपोर्ट देना होगा कि वो कोई नया काम कर पाए। नए प्रोडक्ट के लिए चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च। क्या भारत दुनिया में कटिंग एज रिसर्च होस्ट करने के लिए तैयार है? इस सवाल का जो भी जवाब होगा वही तय करेगा कि H-1B संकट में भारत के लिए मौका है या नहीं है। एक मत ये भी है कि इस संकट पर बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि द वर्ल्ड इज लिटिल अफ्रेड ऑफ आवर टैलेंट, यानी भारत की प्रतिभा से दुनिया थोड़ा डरने लगी है। आप इस तर्क पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। काम की बात यह है कि 22 सितंबर को पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बात करने के लिए हिंदुस्तान से रवाना होने वाले थे। ये प्रोग्राम था। इसी बातचीत में 50% टैरिफ पर बात होगी और इस पर भी कि कृषि, डेयरी और दूसरे क्षेत्रों में अमेरिका को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 16 सितंबर को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया था, लौट चुका है। अब गोयल जा रहे हैं। अमेरिका हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील करता है, तो संभव है कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ही चाबहार, सऊदी पाकिस्तान डील और H-1B फीस का ऐलान किया हो। नेटो और EU पर ट्रंप अलग से प्रेशर बना रहे हैं, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। अब देखना होगा कि पीयूष गोयल अमेरिका में जब व्यापार समझौते पर बात करते हैं तो क्या H-1B पर भी कोई क्लैरिटी लेकर लौटेंगे, क्योंकि भले पहले से अमेरिका में रह रहे एनआरआईज न लौटें, लेकिन $1 लाख की फीस ने बहुत सारे भारतीयों के सपने तोड़ ही दिए हैं। H-1B वीज़ा के साथ साथ ईरान के चाबहार पोर्ट वाली बात पर भी हम आते हैं, वो भी चिंता का विषय है। इसके विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में पहली बार सहमति बनी थी। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान का दौरा भी किया था। उसी साल इस समझौते को मंजूरी भी मिली। साल 2019 में हमने पहली बार इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से सामान मंगवाया।
ये पहली बार था कि भारत अफगानिस्तान व्यापार बिना पाकिस्तान की ज़मीन पर पैर रखे हुआ। बड़ा अचीवमेंट था हिंदुस्तान के लिए। जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उस पर सैंक्शन लगाए, तब ये डर था कि इसका असर चाबहार पोर्ट पर भी पड़ जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका ने खुद ही हमें चाबहार परियोजना के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे उससे छूट दे दी कि इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं चाबहार में, उन पर ईरान वाले सैंक्शंस लागू नहीं होंगे। यहाँ उसका भी लालच था अमेरिका के। दरअसल अफगानिस्तान को ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी, वहाँ अमेरिकी सेना मौजूद थी, इसलिए उसने अपनी सुविधा के लिए छूट दे दी चाबहार को। फिर इससे अफगानिस्तान और ईरान को फ़ायदा तो हो ही रहा था। 2023 में भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा था, लेकिन नई नीति के तहत अब ये छूट खत्म कर दी गई है। अब ट्रंप के फैसले ने भारत की चिंता तो बढ़ाई ही है, साथ में हमारे पड़ोसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस फैसले से हमारे एक पड़ोसी को एज मिला है, वो है पाकिस्तान, क्योंकि उसने बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है चाइनीज सपोर्ट से। हम चाबहार के जरिए पाकिस्तान को काउंटर कर लेते थे, अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। जाते जाते फिलिस्तीन से एक अपडेट हम आपको दे दें। अपडेट ये कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता दे दी है। इसी के साथ गजा में नरसंहार अभी भी जारी है। इस नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इसे साजिद ने लिखा, आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।